जय हिंद सभी को। चलिए आज हम लोग अपनी फिजिक्स की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। फिजिक्स में लास्ट टर्म हम लोग पढ़ रहे थे दाब या प्रेशर। प्रेशर के बारे में ज़्यादातर चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे कि प्रेशर में आगे क्या क्या देखना है। जैसा कि हमने लास्ट टर्म आपसे बोला था कि अब हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि पास्कल का नियम क्या है, लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं कि प्रेशर से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। देखिए, हमने आपको बैरोमीटर से संबंधित कई तरह के क्वेश्चन बता दिए थे और उसका कॉन्सेप्ट भी बता दिया था। जिन लोगों ने ना देखा हो उसको देख लीजिए और नोट्स बना लीजिएगा, जिसमें हमने बताया कि बैरोमीटर में जो मापन है, बैरोमीटर का पाठ्यांक यदि ऊपर की ओर बढ़े तो क्या होता है, यानी अचानक से ऊपर बढ़ जाए या धीरे धीरे ऊपर बढ़े या धीरे धीरे आपका नीचे आ जाए, तो उसके क्या क्या बनते हैं सिम्टम, यानी उसके क्या क्या संकेत होते हैं। बैरोमीटर में हमने बताया था इसकी खोज टार्सेली ने करी थी। बैरोमीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हमने बताया था एक वायुमंडलीय दाब बराबर, भी आपको बता दिया था, एक वायुमंडलीय दाब बराबर 10 की घात, एक वायुमंडलीय दाब बराबर 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसी को हम लोग और क्या पढ़ते हैं, तो इसी को हम लोग पास्कल पढ़ते हैं, तो इसे पास्कल भी लिख सकते हैं। ये पॉइंट हम लोग पढ़ चुके थे। अब जरा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि वायुमंडलीय दाब का मापन किससे किया जाता है, देखिए वायुमंडलीय दाब के बारे में हमने आपको पहले बता दिया था कि वायुमंडलीय दाब का मापन आपका एक तो बैरोमीटर से किया जाता है, जिसको हम लोग वायुदाब मापी बोलते हैं, वायुदाब मापी। इसके अलावा भी कुछ यंत्र हैं जिनसे तापमान जिससे वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। तो पहला हो गया बैरोमीटर। इसके बाद दूसरे की बात करें तो एक और है जिसका नाम है फोर्टिन वायुदाब मापी, फोर्टिन वायुदाब मापी। तो ये भी नोट कर लीजिएगा। एक आपका आता है तुंगता मापी, तुंगता मापी, इससे भी वायुदाब का मापन किया जाता है। तो इनको नोट कर लीजिएगा क्योंकि पूछा जाएगा निम्न में से किससे वायुमंडलीय दाब का मापन नहीं किया जाता। तो फोर्टिन वायुदाब मापी, बैरोमीटर यानी वायुदाब मापी, फोर्टिन वायुदाब मापी, इसके बाद तुंगता मापी, एक और होता है जिसको बोलते हैं निर्द्रव वायुदाब मापी, निर्द्रव वायुदाब मापी। इसको बोलते हैं इंग्लिश में एनेरॉइड मीटर। तुंगता मापी को इंग्लिश में बोलते हैं आल्टीमीटर, आल्टीमीटर। फोर्टिन वायुदाब मापी को फोर्टिन वायुदाब मापी ही कहा जाता है, यानी फोर्टिन बैरोमीटर। तो नोट कर लीजिएगा। अब अगला पॉइंट, जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि जब हम धरातल पर होंगे तो वायुमंडलीय दाब ज्यादा होगा और जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते जाएंगे वायुमंडलीय दाब घटता जाता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर ना हुए हों तो कमेंट करिएगा, तो हम उसको फिर से आपको समझा देंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। दिख रहा है आप सबको सही? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से हमने आपको काफी आप बता भी दिए थे। जिसमें अब आप आगे देखोगे दाब के बाद एक पॉइंट और बनता है द्रव में दाब, या द्रव का दाब, या इसको द्रवों में दाब भी बोल सकते हैं, यानी प्रेशर ऑन लिक्विड। तो ये पॉइंट जरा समझने का प्रयास करते हैं, प्रेशर ऑन लिक्विड। देखिए, द्रव के भीतर जितनी भी वस्तुएं उपस्थित होंगी, द्रव के भीतर उपस्थित सभी वस्तुओं पर
चारों ओर का जो दाब होता है वो समान होता है। इस चीज को कैसे समझने का प्रयास करते हैं? इसको समझने का प्रयास ऐसे करेंगे कि जब कोई भी गोताखोर द्रव के भीतर प्रवेश करेगा तो उस पर जो दाब होगा वो गहराई के साथ साथ बढ़ता जाएगा, लेकिन अगर समान गहराई पर है तो चारों सतह पर द्रव का दाब समान हो जाएगा। देखिए, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। अगर मान लीजिए हमने कोई तालाब या कोई एक बड़ा बीकर लिया, इस बीकर में ये है इसकी सतह जहां से प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। एक बिंदु यहां पर ले लिया ए, एक बिंदु ये है बी, एक बिंदु ये है सी। तो अब बात आती है कि कोई एक व्यक्ति ए यहां पर है, बी यहां पर है और सी यहां पर है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें सबसे ज्यादा दाब किसके ऊपर लग रहा होगा, या सबसे ज्यादा दाब का अनुभव कहाँ किया जा रहा होगा। तो अगर आपसे बात करी जाए तो यहाँ पर जैसे आप ए बिंदु देख रहे हैं, बी बिंदु देख रहे हैं, सी बिंदु देख रहे हैं, तो आपको बता दें जो वस्तु जितनी ज्यादा गहराई पर होगी उस पर दाब भी उतना ही अधिक होगा। यानी प्रेशर, अगर हाइट गहराई ज्यादा होगी तो प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो सीधा सा आंसर आएगा कि यहाँ पर सबसे ज्यादा दाब किस पर होगा, तो सी पर लग रहा होगा सबसे ज्यादा दाब। इसी तरीके से अगर यहाँ से आपसे अगली बात जो अभी पॉइंट हमने बोला कि द्रव के भीतर सभी वस्तुएं द्रव के दाब का समान अनुभव करती हैं अगर उनकी गहराई भी समान हो। मान लीजिए कि यहां से हम कोई एक नली निकाल दें इस तरीके से, और एक नली इसकी यहां से इस तरीके से निकाल दें, तो जो प्रेशर द्रव का लग रहा होगा, जितना प्रेशर यहां पर होगा उतना ही प्रेशर यहां पर होगा। यानी समान गहराई पर दाब भी समान लगता है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा दिमाग में बैठा लिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हम लोग एक बात समझ गए, क्या? पहला कि द्रव के भीतर दाब अगर आपसे पूछा जाए किस पर निर्भर करेगा, तो पहली बात तो निर्भर करेगा, द्रव के भीतर दाब निर्भर करता है पहला किस पर? H, यानी कि यहाँ पर H का मतलब है गहराई से। किससे? वस्तु की गहराई पर। तो पहली बात कि द्रव के भीतर उसके स्वतंत्र तल से जो बिंदु की गहराई होगी दाब उस पर निर्भर करेगा, पहली बात। अगर यहां पर दूसरी बात करें कि गहराई अगर समान हो तो फिर किस पर निर्भर करेगा? अगर गहराई समान कर दी जाए, मान लीजिए ये था, एक इसी के बराबर दूसरा ले लिया और यहां पर प्रेशर इक्वल कर दिया, यहाँ पर एक वस्तु A थी, इसकी जगह यहाँ ले लिया X, यहाँ ले लिया Y, यहाँ ले लिया Z। अब इन दोनों की जो हाइट है यहाँ पर, यानी जो गहराई है, वो यहाँ पर सेम, जितनी A की है उतनी ही X की है, जितनी B की है उतनी Y की है, और जितनी C की है उतनी Z की है। तो आप यहाँ पर ये तो कह सकते हो कि सबसे ज्यादा जो दाब होगा वो किस पर होगा, तो सबसे ज्यादा दाब यानी प्रेशर किस पर होगा, तो वो Z पर होगा। लेकिन यहाँ पर बोलोगे तो भी किस पर होगा सबसे ज्यादा, तो C पर होगा। लेकिन अगर पूछ लिया जाए समान दोनों की गहराइयां हैं, दो अलग अलग हैं और दोनों की गहराई अगर समान है, यानी गहराई अगर समान हो जाएगी, तो फिर प्रेशर किस पर निर्भर करेगा, यानी दाब किस पर निर्भर करेगा, तो वहां पर आंसर आपको करना होगा द्रव के घनत्व पर। द्रव का घनत्व, जिसका घनत्व ज्यादा होगा उस पर दाब का अनुभव भी ज्यादा किया जाएगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि द्रव के घनत्व पर, यदि समान गहराई पर दो वस्तुएं होंगी तो द्रव के घनत्व पर निर्भर करेगा। जिसका घनत्व यानी कि D ज्यादा होगा उस पर प्रेशर भी ज्यादा होगा, यानी जिसका घनत्व ज्यादा उस पर दाब ज्यादा। इसको इस तरीके से भी आप यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हो कि क्वेश्चन पूछा जाता है
कि कोई जहाज, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये कोई एक, यहां से मान लेते हैं ये नदी, ये नदी जा करके मिल जाती है एक समुद्र में, यहां से एक समुद्र है, समुद्र में, अब ये नदी का है और ये समुद्र का है, तो सीधी सी बात है जो नदी का घनत्व होगा वो समुद्र की अपेक्षा, इसका जो डेंसिटी है वो क्या होगा, कम होगा, और जो समुद्र की डेंसिटी होगी वो नदी की अपेक्षा क्या होगी, ज्यादा होगी। इतनी बात समझ में आई। अब मान लेते हैं कोई जहाज था, ये जहाज या कोई नाव थी, ये नाव पहले जो चल रही थी, ये पहले चल रही थी आपकी नदी में, लेकिन नदी में चलते समय इसकी जो गहराई होगी, क्या वो गहराई ज्यादा गहराई तक जाएगा, ये नहीं जाएगा, लेकिन जब ये समुद्र में जाएगा तो इसकी गहराई कम हो जाएगी। तो यहां से ये बात याद रखनी है, क्यों, क्योंकि इसका घनत्व तो ज्यादा होता है। यहां से एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो बताते हैं, कि यदि कोई जहाज नदी में चल रहा है तो वह नीचे की ओर धंसा हुआ होता है, लेकिन जैसे ही वो समुद्र में जाता है हल्का सा ऊपर उठ जाता है। तो ऊपर उठ जाता है, इसका कारण क्या है कि नदी की अपेक्षा समुद्र में जाने पर कोई जहाज जो होगा वो हल्का सा ऊपर उठ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका डेंसिटी यानी कि घनत्व ज्यादा होता है। उसी जगह अगर कोई जहाज जो कि समुद्र में चल रहा था और समुद्र से चलते हुए वो अगर नदी में जाएगा तो वो हल्का सा नीचे की ओर धंस जाएगा। वो नीचे की ओर क्यों धंसे, यहाँ था तो हल्का सा ऊपर रहेगा और नीचे इसमें आएगा तो हल्का सा नीचे धंस जाएगा, क्योंकि इसका घनत्व तो कम होगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, किस कारण, तो यहाँ पर आपको आंसर करना है क्योंकि नदी की अपेक्षा समुद्र का घनत्व ज्यादा होता है, या समुद्र की अपेक्षा नदी के जल का घनत्व कम होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है, इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी से। और दो चीजें हो गई, एक तो गहराई हो गई, दूसरा क्या हो गया, घनत्व हो गया यानी कि डी हो गया। तीसरा निर्भरता होती है, ये भी कंप्लीट कर लीजिएगा, तीसरी निर्भरता होती है वहां के जी के मान यानी गुरुत्वीय त्वरण पर। तो यहां से आपका एक फार्मूला भी बन जाता है, P बराबर एच डी जी। एच क्या है, तो एच यहां पर ली जाती है गहराई, डी क्या है, तो डी यहां पर आपका घनत्व है, और जी क्या है, तो ये आपका गुरुत्वीय त्वरण। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, P बराबर एच डी जी द्रवों के भीतर दाब। तो अब अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए, पहली बात कि इस तरीके से ऑप्शन दिया जाए और पूछा जाए कि किसमें घनत्व सबसे ज्यादा होगा, तो जिसकी गहराई सबसे ज्यादा होगी उसका घनत्व। लेकिन अगर गहराई को समान कर दे तो फिर किसका ज्यादा होगा, तो उसका ज्यादा होगा जिस द्रव का घनत्व ज्यादा होगा। तीसरा किस पर निर्भर करेगा, तो गुरुत्वीय त्वरण। तो ऑप्शन देगा द्रव के भीतर दाब निर्भर करता है, या निम्न में से द्रव के भीतर दाब किस पर निर्भर नहीं करेगा, तो पहला तो H पर करेगा, दूसरा D पर करेगा और तीसरा G पर करेगा। इसके अलावा जो भी होगा उस पर निर्भर नहीं करेगा, यानी P बराबर एच डी जी। यहाँ से एक फार्मूला निकलता है, नोट करिएगा जल्दी से, फिर अगले बात करें। अब आगे बढ़ते हैं।
अब नेक्स्ट बात द्रव के भीतर से, तो यहाँ पर हमें सूत्र क्या मिल गया, P बराबर HdG। अगली बात आती है पास्कल का नियम, इस पर क्या कहता है। देखिए पास्कल ने क्या कहा, पास्कल ने ये कहा, पहली बात इन्होंने कही, यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य मान लिया जाए, नगण्य मान लिया जाए, यानी कि यहाँ पर जो G की वैल्यू है इसको हमने 0 मान लिया, इसकी गणना यदि ना करें तो क्या बनेगा द्रव का दाब। तो इन्होंने कहा कि यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य मान लिया जाए तो किसी द्रव की मुक्त सतह पर, तो किसी द्रव की मुक्त सतह पर लगाया गया दाब उस द्रव के भीतर, सभी दिशाओं में, सभी बिंदुओं पर समान रहता है, सभी बिंदुओं पर सभी दिशाओं में समान रूप से रहता है, या समान रहता है, या समान रूप से संचरित होता है। तो ये बात कही पास्कल ने। अब इसको जरा समझते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया हमने कि मान लीजिए ये कोई एक बीकर है, इस बीकर पर यहाँ पर कोई हमने एक दाब क्रिएट करने के लिए कोई दाब क्रिएशन या हाइड्रोलिक दाब क्रिएशन मशीन कोई लगा दी, जहां से हम प्रेशर क्रिएट करेंगे। ये स्वतंत्र तल है, इसके भीतर कोई एक नली यहाँ पर लगा दी और कोई एक नली यहाँ पर लगा दी, और इसके भीतर भरा हुआ है लिक्विड। अब ये इन्होंने कहा क्या कि हमने क्या किया, गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य मान लिया। नगण्य मानने के बाद होगा क्या कि जो प्रेशर यहाँ से डाला जाएगा वो प्रेशर इस पॉइंट यानी ए पर और बी पर दोनों पर क्या होगा, समान होगा। ये मायने नहीं रखता कि दिशा क्या है, ये मायने नहीं रखता कि आपका ये मायने नहीं रखता कि इसकी दिशा क्या होगी, या ये मायने नहीं रखता कि वह किस बिंदु पर है। तो दोनों बातों पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि उनकी गहराइयां यदि समान है या उसके तल पर हैं तो वहां पर दोनों में ही क्या होगा, दोनों पर दाब समान हो जाएगा। और कब, जब हमने गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य मान लिया। तो ये बात कही आपके किसने तो ये बात कही आपके पास्कल ने। अब जरा एक बात और समझिएगा, यहां पर अभी हमने बताया था जहां पर एरिया ज्यादा होता है वहां पर प्रेशर क्या होता है, वहां पर प्रेशर कम हो जाता है। अब यहां पर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर देखिए, यहां पर एरिया क्या हो रहा है, यहां पर एरिया कम हो रहा है। और जब एरिया कम हो रहा है तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि क्या ज्यादा हो जाएगा, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर एरिया कम हो रहा है तो यहाँ पर भी प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को एक बात और समझनी चाहिए कि जहाँ पर एरिया ज्यादा होता है वहाँ प्रेशर कम हो जाता है। तो ये बात हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर दोनों जगह पर जो प्रेशर यहाँ डाला जा रहा होगा उससे कई गुना ज्यादा प्रेशर यहाँ पर होगा कि नहीं होगा, पहली बात तो ये समझ में आ जाती है। और दोनों पे प्रेशर समान होगा यानी इक्वल होगा, लेकिन यहां से तो यहां ज्यादा होगा ना। अब जरा इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। देखिए मान लीजिए हमने किया क्या कि
कोई एक यहाँ पर लिया पॉइंट और इसी से एक हमने यहाँ पर पॉइंट निकाल दिया इस तरीके से, और यहाँ पर कोई एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए कोई मशीन लगा दी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे। अब ये प्रेशर इसके अंदर मान लेते हैं कोई लिक्विड भरा गया, और ये यहाँ पर ये कोई लिक्विड भरा है। अब होगा क्या, यहां से हम जब प्रेशर डालेंगे यानी जो इनपुट पॉइंट होगा वो ये होगा, और जो दूसरा पॉइंट होगा यानी आउटपुट पॉइंट होगा वो ये होगा। तो जब यहां से प्रेशर डाला जाएगा तो यहाँ पर एरिया ज्यादा है कि नहीं है, तो जो प्रेशर यहाँ से होगा वो अपेक्षाकृत यहाँ की अपेक्षा कम होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो सरफेस है वो ज्यादा है और यहाँ पर सरफेस है वो क्या है, कम है। तो यहाँ पर एरिया कम होगा तो प्रेशर यानी एरिया क्या होगा, कम, तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। ये हम पास्कल का नियम समझा रहे हैं आपको। तो यहाँ से हमने देखा क्या कि जब एरिया ज्यादा होता है तो प्रेशर कम होता है। अब यहाँ से कोई हमने इनपुट यानी प्रेशर क्रिएट किया, दबाव डाला, ये जो दबाव यहाँ से डाला गया होगा ये दबाव यहाँ पर जब आउटपुट में निकलेगा जाके तो यहाँ की अपेक्षा ये कई गुना ज्यादा हो जाएगा। अब यही पास्कल ने बार बार बताया कि द्रव के भीतर किसी भी स्वतंत्र तल से भीतर कहीं पर भी समान बिंदु हो, दिशा हो, वहां पर दाब समान हो जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को ले करके आपका ये सिद्धांत प्रयोग में लिया जाने लगा और इस सिद्धांत का प्रयोग होने लगा। इस सिद्धांत का प्रयोग किस रूप में किया गया, तो इस सिद्धांत को हाइड्रोलिक रूप में प्रयोग किया जाने लगा। हाइड्रोलिक, या जिसको हम लोग बोलते हैं द्रव संचालित, द्रव चालित जितने भी उपकरण थे या हाइड्रोलिक जितने भी उपकरण थे उन सब में इसका प्रयोग होता है। जैसे आप लोग देखते हो कि हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक, ये तीनों ही किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ये कई बार पूछा गया। ये पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए, जो ब्रेक होती है, जो आपकी ब्रेक इस समय चल रही है हाइड्रोलिक ब्रेकें, उनमें होता क्या है, उनमें एक सिलेंडर बंधा होता है, उस सिलेंडर अलग से बंधा होता है इसी तरीके से। उस सिलेंडर में कुछ लिक्विड और कुछ गैसें भरी होती हैं, इसके साथ से हो करके कुछ नलियां होती हैं जो आगे जा करके पहिए तक पहुंचती हैं। अब होता क्या है वहां पर कि यहां से जब व्यक्ति ब्रेक दबाता है यानी जब यहां से प्रेशर क्रिएट करता है तो ये गैसें और ये लिक्विड कई गुना ज्यादा तेजी से यहाँ पर दाब क्रिएट करता है, और तेजी से दाब क्रिएट करके यहाँ पर जा करके यहाँ की अपेक्षा, यहाँ तो हल्का पैर दबाया आपने लेकिन ये कई गुना ज्यादा हो जाता है क्योंकि यहाँ पर एरिया कम हो जाता है और ये कई गुना ज्यादा या दाब हो करके यहाँ पर पहिए पर काम करने लग जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ से लिया गया, इसीलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक ब्रेक में किस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं, तो पास्कल के सिद्धांत यानी पास्कल के नियम का प्रयोग किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, काफी बार पूछा गया है। अब जरा एक पॉइंट बताइएगा, मोस्टली बार आपसे पूछा जाएगा कि द्रव के भीतर दाब निर्भर नहीं करता, इस तरीके से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑप्शन में मान लीजिए पहला दे दिया गया गहराई,
दूसरा दे दिया गया घनत्व, तीसरा दे दिया गया गुरुत्वीय त्वरण, चौथा दे दिया गया बर्तन का आकार, यानी जिस पात्र में द्रव है उसका आकार। तो बताइए इसमें से किस पर निर्भर नहीं करेगा। आपको बताएं 99% क्वेश्चनों में ये ऑप्शन डाला जाता है और यहाँ पर गलती हो जाती है। बर्तन के आकार पर कभी भी द्रव का दाब निर्भर नहीं करता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि बर्तन के आकार पर द्रव का दाब कभी भी निर्भर नहीं करता। मोस्टली क्वेश्चनों में यही डाल दिया जाता है। तो अब हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब बात करते हैं दाब और गोताखोर से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। देखिए सबसे पहली चीज आप लोग एक बात तो समझ चुके कि जितनी ज्यादा गहराई होगी दाब भी उतना ही ज्यादा होता जाएगा। तो गोताखोर जो होंगे उनके ऊपर जो लगने वाला दाब होगा वो जितनी गहराई पर वो जाते जाएंगे उतनी गहराई पर बढ़ता ही जाएगा। तो पहली चीज यहाँ से ही है। तो ये चीज समझने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ चुकी है। अब हम बताते हैं इसके आगे क्वेश्चन क्या बनते हैं। देखिए प्रत्येक अगर गोताखोर मान लीजिए कि पानी में सतह पर उतरता है तो गोताखोर के साथ है क्या, कोई गोताखोर है जब वो 10.3 मीटर की गहराई पर उतरेगा, यानी यहाँ पर जो गहराई हो वो कितनी हो 10.3 मीटर। प्रत्येक 10.3 गहराई मीटर के बाद गोताखोर पर कितना दाब लगने लगता है, ये क्वेश्चन पूछा गया कि प्रत्येक 10.3 मीटर की गहराई पर गोताखोर के ऊपर कितना दाब लगता है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि 10.3 मीटर की गहराई पर उतरने पर गोताखोर पर लगने वाला जो दाब होता है वो होता है 1 ATM, यानी 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर। इसको नोट कर लीजिएगा कि 10.3 मीटर की गहराई पर उतरने पर गोताखोर पर 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर दाब लगता है, जो कि कितना होता है 10⁵ पास्कल, या इसी को हम बोल सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसको नोट कर लीजिएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में या 10⁵ पास्कल। अर्थात यहां से हमारा ये अर्थ निकलेगा कि जब गोताखोर 60 मीटर की गहराई पर उतरेगा तो उसके ऊपर दाब का मान कितना हो जाएगा। तो उसके ऊपर दाब का मान कितना होगा बताइए। 1 वायुमंडलीय दाब प्रति 10.3 मीटर की गहराई पर 1 वायुमंडलीय दाब लगता है। तो जब वो 60 मीटर की गहराई पर पहुंचेगा तो उसके ऊपर लगने वाला कुल दाब कितना हो जाएगा। तो गोताखोर पर कुल लगने वाला दाब हो जाएगा 7 ATM। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहां पर आप ये ध्यान रखिएगा कि 10.3 को जोड़ते जाना है और उसी हिसाब से दाब बढ़ता जाएगा। तो जब 60 मीटर पर पहुंचेगा तो उसके ऊपर कितना दाब लग जाएगा 7 ATM। मान लीजिए आपसे कुछ कम दे दे या कुछ ज्यादा दे दे तो आप इसके अकॉर्डिंग काउंट करके बता सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगली बात यहां से बनती है कि अगर कोई भी गोताखोर स्विमिंग सूट पहन करके उतरता है तो स्विमिंग सूट पहन करके उतरने पर वो 60 मीटर तक तो आराम से जा सकता है कि 60 मीटर की गहराई तक तो वो गोताखोरी अपनी कर लेगा। लेकिन अगर 60 मीटर की गहराई पर जाए तो वो ज्यादा देर यहाँ पर रुक नहीं पाएगा, ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकता। गोताखोर जो होता है वो
अगर 45 मीटर की गहराई पर जाए, 45 मीटर, तो 45 मीटर गहराई पर वो 15 मिनट तक रुक करके यहाँ पर काम कर सकता है। 60 मीटर तक जाएगा तो कुछ भी ढूंढना है अगर, तो वो ढूंढ करके वहां से तुरंत वापस आ जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट होने लगता है। तो प्रेशर क्रिएट होने के कारण वो 60 मीटर तक जा सकता है, लेकिन वहां पर ज्यादा काम नहीं कर सकता। तो यहां से एक पॉइंट हम लोगों को और याद रखना है कि 60 मीटर की गहराई पर वो क्यों नहीं रुक सकता। तो अब जरा इस बात को समझिएगा। एक क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है कि गोताखोर के सिलेंडर में अधिक गहराई पर जाने के लिए नाइट्रोजन के स्थान पर कौन सी गैस प्रयोग में ली जाती है? कौन सी गैस प्रयोग में ली जाती है? देखिए, अगर किसी गोताखोर को एक सामान्य गहराई तक जाना है तब तक तो वो नाइट्रोजन का प्रयोग कर सकता है, नाइट्रोजन सिलेंडर का यूज कर सकता है ऑक्सीजन के साथ। लेकिन अगर वो एक सामान्य गहराई से ज्यादा यानी 45 से अगर वो ज्यादा चला गया नीचे, हालांकि 45 तक भी उसको नाइट्रोजन दिक्कत करने लगेगी। मान लीजिए कोई गोताखोर 60 मीटर की गहराई पर अपने सिलेंडर में नाइट्रोजन ही लेकर के उतर जाता है, तो जब वो नाइट्रोजन लेकर के उतरेगा तो एक प्रेशर जब लेवल ज्यादा हो जाएगा तो जो नाइट्रोजन होगी ये नाइट्रोजन उसके रक्त के साथ घुलने लग जाएगी, और रक्त के साथ घुलने लग जाएगी, रक्त के साथ घुल जाएगी। लेकिन ये चीज उसको तब समझ में नहीं आएगी जब वो अंदर होगा। जैसे ही वो गोताखोर पानी से बाहर आएगा, पानी से बाहर आते ही उसके शरीर में जो नाइट्रोजन होगी, ये नाइट्रोजन बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक के बुलबुले की तरीके बन जाएगी, और ये बुलबुले उसके रक्त में बनना शुरू हो जाएंगे नाइट्रोजन के। जब ये बुलबुले नाइट्रोजन के रक्त में बनना शुरू हो जाएंगे, हमने आपको बायो में बताया था कि जब हम लोग उंगली चिटकाते हैं तो कौन से बुलबुले इसमें फूटते हैं, बायो में हम लोगों ने बात करी थी, तो वो बुलबुले नाइट्रोजन के होते हैं। तो जब ये नाइट्रोजन के बुलबुले ब्लड में घुलित हो जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी होने लग जाएगी, और नाइट्रोजन घुलित होने के कारण जब ये बुलबुले अंदर फूटना शुरू होंगे तो उसके शरीर में, जो उसका शरीर होगा, उस शरीर में तीव्र ऐंठन और दर्द शुरू हो जाएगा। ये ऐंठन और दर्द इतना ज्यादा हो सकता है कि गोताखोर की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए याद रखिएगा कि जब अधिक गहराई पर जाना होता है तो नाइट्रोजन के स्थान पर गैस प्रयोग की जाने लगती है, हीलियम। ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? हीलियम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हीलियम एक अक्रिय गैस है, इसके ऊपर कितना भी दबाव डाल दिया जाए ये द्रवित नहीं होती है, द्रवित नहीं होती है। किसके साथ? रक्त के साथ। जबकि जो नाइट्रोजन होती है वो रक्त के साथ एक एक प्रेशर लेवल बढ़ने के बाद वो द्रवित होने लग जाती है, और द्रवित होकर के रक्त में घुलित हो जाती है, जिससे रक्त के दबाव में जब तक वो पानी के भीतर रहेगा, जब तक वो दबाव रहेगा तब तक तो उसे दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे ही वो बाहर आएगा पानी के, तो अब प्रेशर लेवल कितना हो जाएगा? 10 की घात 5 पास्कल। अभी कितना था? अभी था वो 7 एटीएम पे, अब कितना आ गया? 1 एटीएम पे। तो जो ये प्रेशर है अब उसका शरीर इसके अकॉर्डिंग अनुकूलन ला चुका है। अब जैसे ही बाहर आएगा तो प्रेशर लेवल कम होगा और नाइट्रोजन के बुलबुले बनने लगेंगे, जिसके कारण दर्द होगी, ऐंठन होगी, और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। हमने आपको बिल्कुल बेसिक से एकदम एक एक बात समझाई है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है?
अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर द्रव की बात हो रही है तो एक पॉइंट और समझ लेते हैं। उच्छेप बल या अपथ्रस्ट, ये क्या है? उच्छेप बल या अपथ्रस्ट क्या होता है, इसको समझना बिल्कुल इजी है। मान लीजिए हमने कोई कांच का बीकर ले लिया, इस बीकर में भरा हुआ है कोई लिक्विड या कोई द्रव भरा हुआ है, या इसमें मान लेते हैं पानी भरा हुआ है। अब इसमें पानी भरा हुआ है, हमने क्या किया, एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और लकड़ी के टुकड़े को इसके अंदर डाल दिया। जब लकड़ी का टुकड़ा हम इस पे डालेंगे तो स्वतंत्र रूप से तो ये लकड़ी का टुकड़ा तैरेगा, लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर प्रेशर डालना शुरू करेंगे, यानी जब हम इस पर दाब लगाना शुरू करेंगे, तो ये लकड़ी का टुकड़ा जितनी गहराई तक हम इसे ले जाएंगे उतनी गहराई तक ये जाएगा। यानी मान लीजिए हमने यहाँ तक इसका, पहले ये था बिंदु ए पर, अब आ गया बिंदु बी पर, तो हम जितनी गहराई पर इसको ले जाएंगे अपना दबाव, हाथ मान लीजिए हाथ को हम बी पॉइंट तक ले गए, तो बी पॉइंट तक ये टुकड़ा लकड़ी का रुकेगा। लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर से प्रेशर को हटाएंगे, तुरंत क्या करेगा, ये लकड़ी का टुकड़ा वापस इस पॉइंट पर आ जाएगा। तो इसमें हम देखते क्या है कि जब तक ऊपर से उस पर दाब डाला गया तब तक तो लकड़ी का टुकड़ा यहाँ पर रुका, लेकिन जैसे ही यहाँ से हाथ हटाया गया, लकड़ी का टुकड़ा तुरंत यहाँ से वापस यहाँ पर आ जाता है। तो जब यहाँ से यहाँ पर ले करके गए और जो डाला गया दाब था उसको हटाने के बाद जब लकड़ी का टुकड़ा यहाँ तक आया, तो हमें ये आभास होता है कि इसका अर्थ ये है कि पानी के भीतर नीचे से ऊपर की ओर एक बल कार्य कर रहा था, और ये बल जो कार्य कर रहा था ये ठीक उसी के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा था। एक बल जो कार्य कर रहा था, इसी बल को हम लोग बोलते हैं उच्छेप बल, या इसी को बोला जाता है उत्प्लावन बल। तो ये पॉइंट यहां से याद रखिएगा कि लकड़ी को स्वतंत्र तल से ऊपर से डाले गए दाब को जैसे ही हम हटाते हैं, तो द्रव के भीतर नीचे से ऊपर की ओर कार्य करने वाले बल को उच्छेप बल या उत्प्लावन बल के नाम से जाना जाता है। तो नोट कर लीजिएगा, जब कोई वस्तु द्रव के भीतर डुबोई जाती है, जब कोई वस्तु द्रव के भीतर डुबोई जाती है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है जिसे उच्छेप बल या उत्प्लावन बल कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर जब तक हम लोग लकड़ी का टुकड़ा लिए थे, तो लकड़ी के टुकड़े में तो ये प्रक्रिया होगी कि ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा और जैसे ही हटाएंगे ये ऊपर की ओर आ जाएगा। उसी जगह अगर मान लीजिए हम लोगों ने कोई एक कील ले ली, अब हम लोगों ने ले लिया एक कोई कील, अब ये कील हमने यहाँ पर ली और इसको कील को यहाँ पर बिना कोई दाब डाले छोड़ा, अब कील अपने आप ये नीचे आकर के रुकेगी। अब कील पहले यहाँ पर थी, अब यहाँ पर आ गई, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, द्रव में जब लकड़ी का टुकड़ा डाला गया तो वो तैरता है, जबकि कील डूब जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ से आपको साइंटिफिक ऑप्शन मिलेंगे, ऐसे ऑप्शन नहीं मिलेंगे जिनके बारे में आप सोच रहे होंगे।
देखिए यहाँ पर जब हमने लकड़ी के टुकड़े पर ऊपर से नीचे की ओर जो बल कार्य कर रहा था, उस बल को हम लोग बोलते हैं गुरुत्वीय बल, जो कि ऊपर से नीचे की ओर कार्य कर रहा था लकड़ी के टुकड़े पर। एक बल जो नीचे से ऊपर की ओर कार्य कर रहा था, इसको हम लोगों ने नाम दिया उत्प्लावन बल। अब यहां पर जो बीच का होगा, यानी इसमें से जो ज्यादा होगा, उसी तरीके से इसके ऊपर से भी जो कार्य कर रहा होगा वो क्या होगा, गुरुत्वीय बल। और इसके नीचे से जो कार्य कर रहा होगा वो क्या होगा, वो उत्प्लावन बल होगा। अब दोनों में वही वही बल कार्य कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखना ये होगा कि जिसमें जो ज्यादा होगा वो तैरेगा, उसी दिशा में वो वस्तु गति करने लग जाएगी। अगर गुरुत्वीय बल का मान ज्यादा होगा तो उत्प्लावन बल, यानी गुरुत्वीय बल का मान उत्प्लावन बल की अपेक्षा यदि ज्यादा होगा तो वस्तु क्या होगी, वस्तु डूब जाएगी। और यदि गुरुत्वीय बल की अपेक्षा उत्प्लावन बल का मान ज्यादा हो जाएगा तो वस्तु क्या होगी, तैरने लग जाएगी। तो यहाँ पर क्या ज्यादा था, उत्प्लावन बल ज्यादा था, इसलिए लकड़ी का टुकड़ा था वो तैरने लगा आकर के। यहाँ पर क्या ज्यादा है, तो यहाँ पर गुरुत्वीय बल का मान ज्यादा है, उत्प्लावन बल का मान कम है, इसलिए यहाँ पर कील डूब गई। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि लकड़ी में उत्प्लावन बल अधिक होता है, जबकि गुरुत्वीय बल कम होता है। अतः परिणामी बल ऊपर की ओर कार्य करता है, इसी कारण वस्तु तैरती है। अब परिणामी बल क्या होगा, परिणामी बल का मतलब इन दोनों का इक्वल करेंगे और जो ज्यादा होगा वो क्या बन जाएगा, वो परिणामी हो जाएगा। यानी इसका और इसका मान ऐड किया जाएगा और दोनों का मान जब ऐड होगा तो उसी को परिणामी बोलेंगे। और परिणामी जिस दिशा में काम करने लग जाएगा उसी तरीके से वस्तु भी गति करने लग जाएगी। उसी जगह अगर कील की बात करें तो कील में क्या होगा, कील में उत्प्लावन बल जो होगा, ये उत्प्लावन बल का मान क्या होगा, कम होगा। और गुरुत्वीय बल इसका मान क्या होगा, अधिक होगा। अब गुरुत्वीय बल यानी ऊपर से नीचे की ओर ज्यादा, तो अब परिणामी बल किधर कार्य करेगा, तो परिणामी बल जो कार्य करेगा वो नीचे की ओर कार्य करेगा। अतः वस्तु जो होगी वो वस्तु क्या होगी, डूब जाएगी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जिस दिशा में परिणामी कार्य करेगा वस्तु उसी दिशा में गति करेगी। अगर परिणामी में मान लीजिए दोनों में गुरुत्वीय बल ज्यादा है, तो गुरुत्वीय बल ज्यादा है किसमें, कील में, तो गुरुत्वीय बल ज्यादा है तो वो नीचे की ओर वस्तु जाएगी। अगर उत्प्लावन बल ज्यादा है तो वस्तु ऊपर की ओर तैरने लग जाएगी। तो ये इसका फिजिक्स में आंसर होता है, वैसे आंसर हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, काफी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके बाद नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब इसके बाद हम लोग अगले टर्म पे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत। उसके बाद हम लोग केशिका तो पृष्ठ तनाव, इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जिसमें पृष्ठ तनाव मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।